इसके बाद में हम देखते हैं कॉमेट्स के बारे में, कि कॉमेट्स के बारे में एस्ट्रोलॉजी में क्या कहा जाता है। मतलब इस बार मैंने सोचा हम खगोल विज्ञान और ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष जो होता है वो खगोल शास्त्र की दृष्टि होती है। तो कॉमेट्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। कॉमेट्स अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्चेस consist of solid nucleus of fire blazing and glowing and vast masses of incandescent gases with prolonged tail reflecting sun's light and driven along influence of nucleus by gravitational forces। तो ये जो होता है हम धूमकेतु बोलते हैं इसको हिंदी में। गैशियस उसमें बड़ी बड़ी गैशियस बॉडीज होती हैं और ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और इनकी एक पूंछ होती है और ग्रेविटेशनल न्यूक्लियर in the nucleus they're driven along by the influence of nucleus by gravitational forces. There are hundreds and thousands of such bodies, mostly not visible to naked eye, which are scattered. Solar system में बहुत सारे धूमकेतु ऐसे घूमते रहते हैं, जैसे समुद्र में मछलियां होती हैं उस तरह से होते हैं, बट सबके सब हमें अफेक्ट नहीं करते। वो अफेक्ट हमें कब करते हैं, जब when these comets are close to our solar system और एक्लिप्स। तो दो कंडीशन होनी चाहिए, जब ये बहुत समय तक हमें दिखते हैं और ये पृथ्वी और सूर्य या हमारा सोलर सिस्टम है उसके नजदीक आ जाएं और जो ग्रहण है उनकी डेट के आसपास जब ये हो, तब ये पृथ्वी पर अफेक्ट करते हैं। ये कहता है ज्योतिष विज्ञान, मेधनी ज्योतिष। और इस चीज का जो मैंने रिसर्च किया वो भी मैं आगे बताऊंगी, तो उसमें दिखता है ये जो हमारे कॉमेट्स पढ़ने वाले 2024 में उनका शेड्यूल है। तो ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं कंटेंट फॉर चेंज में दे दूंगी, तो जिनको भी इस चीज के बारे में और देखना है ऑफलाइन वो देख सकते हैं। तो पेरीहीलियन का मतलब होता है, जैसे ये एक कॉमेट है, ये पिछले साल का है। पेरीहीलियन है इसका दिसंबर 25, 2023। पेरीहीलियन का अर्थ होता है सूर्य के सबसे नजदीक जब ये होगा, और पृथ्वी के सबसे नजदीक जनवरी में होगा। तो ऐसे ये पूरे हैं। अब इसके साथ ही थोड़ा मैं एनालिसिस करती हूँ जापान का अर्थक्वेक क्यों हुआ। ये एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो ये पिछले साल मुझे लग रहा था कि जापान के आसपास का जो रीजन है वहां पे कुछ हो सकता है। तो अपेरेंटली 144P कुशिदा नाम का एक कॉमेट है, और वो इसको एक जापानीज साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर किया था 8 जनवरी 1994 को। This comet, Kushida comet, was discovered by Yoshio Kushida at Yatsugate South Base Observatory in Japan. एक जापानी ने ही इस कॉमेट को डिस्कवर किया था। ये सूर्य से सबसे नजदीक आया था 25 जनवरी 2024 को। हालांकि जो ये पृथ्वी के सबसे नजदीक आया था 12 दिसंबर 2023 को। तो ये था। इसके साथ ही अश्विनी नक्षत्र में 28 अक्टूबर को लूनर एक्लिप्स हुआ था। और इसी के अराउंड मुझे मुझे ऐसा लगा था नवंबर के आसपास ऐसा कुछ होना चाहिए घटना, पर ये हुई है 1 जनवरी को। जुपिटर, और इसके साथ ही जुपिटर जो है बृहस्पति, वो 31 दिसंबर को मेष राशि में ये मार्गी हुए। तो इसके पहले 4 महीने तक के जो बृहस्पति ग्रह हैं वो वक्री चल रहे थे। ये उसी समय मार्गी हुए। तो जब कोई ग्रह वक्री मार्गी से जो उसका मूवमेंट होता है, जब वो चेंज करता है, चाहे वो मार्गी से वक्रत्व हो या वक्री से मार्गी हो, तब उसके आसपास के जो कुछ दिन होते हैं, वो जो दिन होते हैं वो वीक रहता है, क्योंकि उसने सडनली अपना मोशन चेंज किया है। तो आप देखिए 31, इसका मतलब जुपिटर भी 1 तारीख को जब ये हुआ है वो उस समय कमजोर थे, इट वॉज वीक। और ये अश्विनी नक्षत्र में ही अभी भी हैं। इसके साथ ही मंगल के साथ में एक्सचेंज हो रहा है। मंगल जो है वो मूल नक्षत्र में थे। मूल नक्षत्र गंडांत का नक्षत्र होता है। वो 28 दिसंबर को ही मंगल ने मूल नक्षत्र में प्रवेश किया।
और जो धनु राशि होती है, मूल नक्षत्र धनु राशि में पड़ता है। तो धनु राशि बृहस्पति की राशि होती है, मंगल मेष मंगल की राशि होती है, तो इन दोनों में राशि परिवर्तन भी हुआ है। सो देयर वाज एन एक्सचेंज। तो इसके साथ ही शनि का जो थर्ड एस्पेक्ट है, अगर हम पाराशरी से देखें तो वो भी मेष राशि में एक अंगारक योग बना रहा था। तो ये जो सारी चीजें हैं, लूनर एक्लिप्स भी हो गया 28 दिसंबर को यहीं पे अश्विनी नक्षत्र में, और साथ ही में जो बाकी चीजें जो मैंने आपको बताई, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कॉज्ड द रीजन अराउंड जापान to have these unfortunate earthquake, tsunami, aeroplane disasters। हमें सभी कुछ दिख गया इसमें। मुझे ये लग रहे थे कि अलग अलग जगह पे कुछ कुछ हो स्कैटर्ड, बट ये सभी कुछ हमें जापान में एक साथ दिख गया, earthquake, tsunami, aeroplane disaster। ये तो बाय द सेम टोकन नॉर्थ ईस्ट भारत, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और उत्तराखंड भी अभी वल्नरेबल है। क्यों? क्योंकि ये अश्विनी नक्षत्र के, अगर हम कूर्म चार्ट देखें तो ये अश्विनी नक्षत्र के रीजन में पड़ते हैं। देखिए ये अश्विनी नक्षत्र है। हम पहले विश्व का देख लेते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र यहाँ पे पड़ रहा है और ये है जापान, ये जो रीजन है इसकी बात हो रही है। और यहाँ पे, और अभी कल ही न्यूज में था, वो मैंने इसमें दिया नहीं है, बट हाँ नॉर्थ कोरिया ने भी साउथ कोरिया पे अटैक किया, तो वो भी रीजन यहीं पे पड़ रहा है। तो ये पूरा अफेक्टेड है। अब हमारा मणिपुर जो है, मणिपुर में कब तक शांति आएगी? वो इसी नक्षत्र में पड़ेगा, इसी रीजन में पड़ेगा? जी, वो यहीं पे पड़ेगा, अश्विनी नक्षत्र। देखिए अश्विनी नक्षत्र है यहाँ पे, ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है ये पड़ रहा है, मेघालय, असम, मणिपुर। तो अब और ये जो रीजन है, अब देखिए जो भी ग्रहण पड़ते हैं वो उन नक्षत्रों या राशियों पे पड़ते हैं जहां पे राहु और केतु गोचर कर रहे हों। तो राहु अभी 1.5 साल तक के तो मीन राशि में रहेंगे, हालांकि वो नक्षत्र परिवर्तन करते रहेंगे, बट अभी वो रेवती नक्षत्र में है। तो रेवती नक्षत्र भी लगभग यही रीजन पड़ रहा है, उत्तराखंड थोड़ा सा और ऊपर आ गया। तो नॉर्थ ईस्ट तो फिर भी, नॉर्थ ईस्ट उत्तराखंड तो फिर भी बैटर्ड ही दिख रहा है कहीं ना कहीं। ये उत्तर प्रदेश, ऊपर में नेपाल जो है, नेपाल ऊपर के समय है, वहां हिंदू राष्ट्र का मांग उठ रहा है, तो वहां कुछ दिख रहा है? जी वहां पे भी दिख रहा है, वहां पे वो भी अफेक्टेड होगा क्योंकि वो भी यही रीजन पड़ रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ये वाला जो रीजन है ये ऐसे रहेगा। तो जब तक के राहु जो है वो भरणी नक्षत्र को क्रॉस नहीं कर जाते, तब तक के ये जो रीजन है ये अफेक्टेड रहेगा। उसके बाद फिर वो यहाँ पे जाएंगे जब वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, सॉरी वो एक्चुअली उल्टे चलते हैं ना, तो उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे होनी शुरू होंगी नीचे की तरफ। तो कुल मिला के दुनिया, रेवती से वो उत्तर भाद्रपद में, राहु उल्टा चलता है उत्तर भाद्रपद में, तो जो प्रॉब्लम्स है वो ऊपर की तरफ जाएंगी, फिर लेह, लद्दाख, कश्मीर। तो जब वो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, अगला नक्षत्र परिवर्तन, तो फिर प्रॉब्लम्स ऊपर की तरफ बढ़ती जाएंगी क्योंकि ग्रहण जो है यहाँ लगेंगे। तो कब होगा? और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम विश्व के कूर्म चार्ट में देखें तो रेवती के बाद में उत्तर भाद्रपद, तो ये इस तरफ प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी जैसे जैसे राहु का कूर्म चक्र में नक्षत्र परिवर्तन होता चला जाएगा। और सेम वे केतु नीचे की तरफ है, तो वो जो धुरी है वो ऐसे और ऐसे शिफ्ट होती जाएगी जैसे डायल ऑफ अ क्लॉक। ऐसे राहु जो है वो ऐसे मूव करेंगे और केतु इस तरह से मूव करेंगे, तो केतु से ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से नीचे से ऊपर। तो राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है उसकी मैं आपको डेट देखकर बता देती हूँ। ऊपर की तरफ तो फिर वो चाइना वाला, लद्दाख वाला पोर्शन जिसपे चाइना ऑलरेडी कई किलोमीटर अंदर आ चुका है, तो वहां फिर से डिस्टरबेंस दिखेगा फिर। जी वही दिख रहा है। और विश्व में रशिया वगैरह, रशिया इन्वॉल्व हो जाएगा, रशिया, चाइना। मैं वो आपको देख करके बता रही हूँ राहु नक्षत्र
परिवर्तन वो उत्तर भाद्रपद में आएंगे 8 जुलाई को, राहु 8 8 जुलाई जुलाई 2024 को, तब फिर वो ये तो वाला रीजन हो जाएगा। अच्छा सिमिलरली केतु भी है जो है वो अभी तो वो केतु का जो अभी गोचर चल रहा है करंट में चित्रा नक्षत्र में है, चित्रा, फिर चित्रा, हस्त, उत्तर, फाल्गुनी, नहीं वो क्रॉस कर चुके। जो केतु है हाँ वो पीछे की तरफ जाएंगे तो इधर की तरफ प्रॉब्लम बढ़ेगी, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, प्रॉब्लम्स ऐसे शुरू होंगी फिर जैसे कहाँ जैसे से? राहु और केतु मूव करते चले जाएंगे। अच्छा क्योंकि अच्छा जब जब इस ग्रहण बार पड़ते हैं तो वो 14 दिन अपार्ट पड़ते हैं। एक ग्रहण राहु के राशि या नक्षत्र में होता है, दूसरा ग्रहण 14 दिन बाद केतु के उस पे होता है। तो जितना राहु अफेक्ट करता है उतना ही केतु भी करता है। ठीक बात है।